सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल सार तत्व के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। संविधान में राज्यों और केंद्र की विधि बनाने की शक्ति को 3 सूचियों यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, परंतु सूची में वर्णित विषयों का विभाजन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से किया जाना संभव नहीं था। ऐसे में केंद्र राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है कि कोई विषय एक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ऐसे में न्यायालय मामले के सार को देखता है। इसके अंतर्गत तीनों सूचियों की व्याख्या कानून के शीर्षक को देखकर नहीं बल्कि विषय वस्तु के आधार पर सार तत्व के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। सार तत्व के सिद्धांत को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों में प्रतिकूलता से संबंधित मामलों में भी लागू किया जाता है। इस सिद्धांत को पहली बार कनाडा के संविधान में स्वीकार किया गया था और भारत में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता पूर्व अवधि में अपनाया गया था। मुंबई राज्य बनाम बालसारा AIR 1951 के मामले में बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने को निषेध किया गया था, कानून की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संघ सूची में वर्णित विषय मादक पदार्थों के आयात निर्यात पर अतिक्रमण करता है, क्योंकि मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय और उपयोग को रोकने से उसके आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से संबंधित था, संघ सूची से नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है लाभ का पद। लाभ के पद से तात्पर्य उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी होता है। भारतीय संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी भी लाभ के पद को धारण करने का निषेध किया गया है जिससे उस पद के धारण करने वालों को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता हो। संसद निरर्ता निवारण अधिनियम 1959 के अनुसार यदि किसी सांविधिक या गैर सांविधिक निकाय अथवा कंपनी में निदेशक या सदस्य के तौर पर कार्यरत व्यक्ति प्रतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है तो वह संसद सदस्य बनने के अयोग्य नहीं माना जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A में भी सांसदों व विधायकों को लाभ का पद धारण करने से प्रतिबंधित किया गया है। संविधान में हितों के टकराव और विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है कि लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। एक देश की ओर से किसी अन्य देश को आरोपी व्यक्तियों को वापस सौंपने की व्यवस्था को प्रत्यर्पण कहते हैं, जो मूल देश को ऐसे अपराधों जिनमें वे दोषी या आरोपी हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है से निपटने में सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित है। इस पर सार्वभौमिक नियम नहीं बन सका है। प्राचीन काल से ही राज्यों ने सदैव विदेशियों को शरण देना अपना अधिकार समझा है। अतः प्रत्यर्पण 2 राज्यों यानी 2 राष्ट्रों के परस्पर संबंध से संचालित होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथाओं संबंधी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसके द्वारा राज्यों पर प्रत्यर्पण का उत्तरदायित्व हो। समझ लेते हैं भारत में प्रत्यर्पण की स्थिति को। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2D भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विदेशी राज्यों के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण की संधि को परिभाषित करती है और इसमें किसी भी संधि, समझौते या व्यवस्था से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है। BD सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जलयान द्वारा भारत लाया जा रहा था। उनके विरुद्ध देशद्रोह तथा अपराध को प्रोत्साहन देने के संबंध में मुकदमा ब्रिटिश भारत की न्यायालय में चलाया जाना था। सावरकर जहाज से भाग निकले परंतु वह फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़े गए। फ्रांस के जलयान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलयान के कप्तान को सुपुर्द कर दिया। इसके उपरांत फ्रांस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सावरकर को लौटा दें, क्योंकि इस मामले में प्रत्यर्पण संबंधी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है तथा यह मामला हेग न्यायालय गया जहां ब्रिटेन के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
तात्कालिक विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। भारत के लिए प्रत्यर्पण संबंधी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे मानवाधिकार संबंधी मुद्दे, भारत की जेलों में अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी, स्वच्छता का अभाव तथा अन्य कारक भारतीय कारावासों को पुनर्वास तथा सजा के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। पुलिस सुधार और कारागार सुधारों की उपेक्षा भी प्रत्यर्पण में बाधा उत्पन्न करती है। ब्रिटेन ने इसी आधार पर भारत में प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। भारत द्वारा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों की उपेक्षा अन्य देशों की तुलना में भारत की चीन, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे कई पड़ोसी राज्यों के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत द्वारा एंटीगुआ तथा बरबुडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं की गई है, जिसके कारण मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में विलंब हो रहा है। जांच में विलंब संबंधी समस्या और प्रभावी निवारक कानूनों की कमी। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।